इंटेलेक्टाइज में आपका स्वागत है। अ, अभी हम लोग महासागरीय निक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो टॉपिक है हमारा, ये ओशनोग्राफी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेप, ओशन डिपॉजिट्स। ओके, ओशन डिपॉजिट्स। देखिए, जो महासागर की तली जो है, द बेड ऑफ ओशन is filled with sediment which is termed as ocean deposit। महासागर की जो तली है उस पर क्या है, अवसादों के जमाव को क्या कहा जाता है, महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, महासागरीय तली पर, महासागरीय तली पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। महासागरीय निक्षेप यानी कि डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द बेड ऑफ, ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन इज टर्म्ड एज ओशन डिपॉजिट्स। बट यहां जो हम सेडिमेंट्स जो हैं, जो सेडिमेंट्स ये कैसे होनी चाहिए, अनकॉन्सोलिडेटेड, असंगठित अवसाद ही होने चाहिए। असंगठित अवसाद याद रखना है यहां, नॉट इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। किस फॉर्म में होने चाहिए, अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट। ठीक है ना, तो इतना याद रखना है आपको कि महासागरीय तली पर अवसादों के जमाव को तो कहते हैं महासागरीय निक्षेप कहा जाता है, लेकिन यह जमाव कैसा होना चाहिए, संगठित रूप में नहीं होना चाहिए, चट्टान के रूप में, रॉक के रूप में नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ unconsolidated sediment, unconsolidated forms। The sediment should be unconsolidated, असंगठित रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। ये नहीं कि अवसाद में सबको पढ़ लिया, उसमें पत्थर मिले, पहाड़, ये क्या कहते हैं आपको, रॉक्स मिले, वो नहीं। सिर्फ उन्हीं अवसादों का हम जिक्र करेंगे, वर्णन इस निक्षेप के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो क्या है, किस फॉर्म में है, असंगठित फॉर्म में है, अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए, तो ये अवसाद आते कहां से हैं। ठीक है, ये अवसादों, इन अवसादों का सोर्स क्या है, अब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला महासागरीय निक्षेप का जो सोर्स है, यानी कि सूत्र जो है, पहला सोर्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, स्थलीय या भूमिज स्रोत, जिसको टेरिजेनियस आपको मैटर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, टेरिजेनियस डिपॉजिट्स। ठीक है, स्थलीय भूमिज निक्षेप कह सकते हैं इसको हम लोग। डिपॉजिट्स। दूसरा
वॉल्केनिक डिपॉजिट्स, अर्थात ज्वालामुखी पदार्थों का निक्षेप। तीसरा बायोजेनिक, बायोजेनिक को कहते हैं जैविक पदार्थों का निक्षेप। बायोजेनिक, जैविक पदार्थों का। ठीक है। और चौथा जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अकार्बनिक पदार्थ। इनऑर्गेनिक मैटर्स। तो ये सब चारों पांचों जो है, पहला कौन सा है? टेरिजेनियस डिपॉजिट्स, दूसरा वॉल्केनिक डिपॉजिट्स, तीसरा बायोजेनिक, और चौथा कौन सा है? इनऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं किसको, किसके बारे में? टेरिजेनियस डिपॉजिट्स। देखिए टेरिजेनियस डिपॉजिट्स का किसको कहते हैं? वेज डिपॉजिट्स, भूमिज निक्षेप उस निक्षेप को कहते हैं जो कहां से मिलता है? भूमि पर जो चट्टान है उनके टूटने फूटने से जो मिला। ओके, ऑल दोज डिपॉजिट्स which are originated from originated from the breaking down of rocks, जो भी अर्थ सरफेस पे रॉक्स हैं उनके ब्रेक होने से जो भी मैटर मिला, एंड दैट वाज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सी, जिसको कहां ले जाया गया? सी के अंदर ला करके डिपॉजिट कर दिया गया। और बेसिकली चूंकि क्या है, जितने भी टेरिजेनियस मैटर्स होते हैं उनका डिपोजिशन कहां होता है? आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता है, महासागरीय छज्जा पर होता है। क्योंकि इनका साइज बड़ा छोटा होते होते डीप ओशन में भी चले जाते हैं, बट मैक्सिमम डिपोजिशन जो होता है वो कहां होता है? इनका कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे होता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें लेते हैं, कौन कौन सा चीजें आती हैं? तो सबसे पहले आता है ग्रेवल। ठीक है, बजरी जिसको कहा जाता है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, बजरी, ग्रेवल। उसके बाद आता है रेत, ग्रेवल्स के बाद रेत, सैंड। बड़े बड़े टुकड़े होंगे तो बजरी कहेंगे, रेत उससे छोटे जो होंगे रेत होगा। देन सिल्ट, देन क्ले, और उसके बाद फिर क्या आएगा? मड, पंक। तो ये सब क्या है? टेरिजेनियस मैटर्स के क्या है? अकॉर्डिंग टू देयर साइज पार्ट्स हैं, यानी कि स्थलीय भागों से प्राप्त ये अवसाद हैं, जो कैसे हैं? उनके आकार के अनुसार। सबसे बड़ा बजरी होगा, उससे छोटा होगा रेत होगा, उससे भी छोटा कौन सा होगा? सिल्ट होगा, क्ले, देन मड। तो ये सब चीजें क्या है? These matters, these deposits or these matters are, the earth is the source of these matters. जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, वही इसका मुख्य सूत्र है टेरिजेनियस डिपॉजिट्स का। ठीक है ना। स्थलीय या भूमिज निक्षेप का सूत्र क्या है? धरातल। धरातल पर जो चट्टाने हैं उन्हीं के टूटने फूटने से बजरी बनता है, रेत बनता है, और वही सिल्ट बनता है, और वही जाकर के कहां? सागर में नदी द्वारा, पवन द्वारा, ये सब क्या, हिमानी द्वारा ये डिपॉजिट्स हो जाते हैं। और इनका डिपोजिशन जो मैक्सिमम कहां मिलता है? तो दीज मैटर्स आर डिपॉजिटेड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है। तो पहला तो हो गया आपको स्थलीय और भूमिज निक्षेप या टेरिजेनियस डिपॉजिट्स।
अब आते हैं दूसरा, वॉल्केनिक डिपॉजिट्स। देखिए, वोल्केनो ओशन के अंदर भी होता है एंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ भी होता है, ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टिनेंट भी होता है, कॉन्टिनेंट पर भी होता है एंड ओशन में भी होता है। एंड वी ऑल नो कि ड्यूरिंग वॉल्केनो डस्ट पार्टिकल्स रॉ, उस पे क्या मिलता है आपको, दैट मोल्टेन फॉर्म्स जो भी उसके हैं, गैसेस निकलते हैं उससे, फिर आपको रॉक्स निकलते हैं, जो भी मोल्टेन फॉर्म्स में निकला, ठीक है, फ्यूम्स निकला, धुआं निकला, गैसेस निकले, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स निकले, मैग्मा कम्स आउट, वो भी क्या हो जाते हैं, समुद्र के फ्लोर पे, नितल पर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब दोनों जगहों से, अगर समुद्र के अंदर भी वॉल्केनिक करप्शन होता है, वहां से भी निकल सकता है, और किस पर, कॉन्टिनेंट पर, वहां भी क्या होता है आपको, जब वॉल्केनिक करप्शन होता है तो उसमें से भी बहुत सारे राख और ये सब धुआं वगैरह जो भी निकलता है, राख निकलता है, गैसेस निकलता है, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, मैग्मा कम्स आउट, सो दीज मैटर्स आल्सो डिपॉजिटेड इन द ऑन द बेड ऑफ ओशन, उसको क्या कहेंगे हम, वॉल्केनिक डिपोजिशन कहेंगे। क्लियर? अब आते हैं हम बायोजेनिक डिपॉजिट्स। बायोजेनिक किसको कहेंगे, जिसमें लाइफ होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपको। बायोजेनिक मैटर्स, ठीक है, बायोजेनिक डिपॉजिट्स, मैटर्स एंड डिपॉजिट्स, जैविक पदार्थ तथा निक्षेप। तो देखिए, बायोजेनिक मैटर्स किसको कहेंगे, द मैटर्स विच हैज लाइफ, जीव भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो दीज आर ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। समुद्र में बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। द ओशन बेड एंड द ओशन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ओशनिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, एंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ मैराइन फ्लोरा, बहुत सारा हो सकता है। तो वो भी क्या होता है, वो भी जब उनका वो खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनका भी बॉडी पार्ट्स उसी ओशन बेड पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट्स हो जाता है। तो वैसे डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं, बायोजेनिक डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात समुद्री जीवों, समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति के शरीर का अंग या वनस्पति भी क्या हो जाते हैं, समाप्त होने के पश्चात, यानी कि मृत्यु के पश्चात समुद्र के सतह पर जमा हो जाते हैं। किस फॉर्म में जमा होते हैं, अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म्स में, असंगठित रूप से जमा हो जाते हैं। तो यानी कि इसमें हम लोग समुद्री जीवों के अस्थि पंजर, वनस्पतियों के पार्ट्स, ठीक है, उनका अध्ययन करते हैं। अब देखिए, जो भी बायोजेनिक मैटर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला कौन सा है, निरेटिक, निरेटिक मैटर,
ठीक है, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, नेरेटिक ही कहते हैं। दूसरा होता है पेलेजिक, ठीक है। पेलेजिक पदार्थ, देखिए नेरेटिक मैटर्स जो होते हैं ये पदार्थ कहां पाए जाते हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे पाए जाते हैं। नेरेटिक मैटर जो भी हैं, यानी कि नेरेटिक पदार्थ अधिक गहराई में नहीं पाए जाते। दीज मैटर्स आर फाउंड ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महासागर के मग्न तट पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वनस्पति जीव, उनके क्या होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, डेड बॉडी, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, ओशनिक प्लांट्स, ओशनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और उनका जमाव कहां होता है, आपको सैलो वाटर में, छिछले सागरीय भाग में होता है, सैलो वाटर। तो वैसे जमाव को हम क्या कहते हैं, नेरेटिक मैटर्स कहते हैं। यानी कि नेरेटिक पदार्थ, नेरेटिक निक्षेप उन निक्षेपों को कहा जाता है जिनका जमाव समुद्र के छिछले भाग और मुख्य रूप से महासागर, महाद्वीपीय छज्जा पर होता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, नेरेटिक मैटर कहते हैं। समुद्र के वनस्पति जीव जंतु, उनके डेड रिमेन्स, उनके मृत अंश का अध्ययन करते हैं, किसमें हम लोग, नेरेटिक पदार्थ में। इसमें बेसिकली क्या क्या आता है, मोलस्का, ठीक है, मोलस्का के बॉडी पार्ट्स, रेडियोलेरिया, रेडियोलेरिया, इनके पार्ट्स, और भी बहुत सारे वनस्पति होते हैं, उनके बारे में हम लोग, उनके जो डेड रिमेन्स हैं उनका हम नेरेटिक पदार्थ के अंदर के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा है, पेलेजिक मटेरियल। यहां से आपको क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना है। पेलेजिक मटेरियल्स, मैटर्स जो हैं वो कहां मिलते हैं, आपको डीप ओशंस में मिलते हैं, गहरे भाग में मिलेंगे। और इसमें हम किसको शामिल करते हैं, द रिमेन्स ऑफ एल्गी, शैवाल जो है, एल्गी जो होता है, शैवाल पदार्थों को, ठीक है, शैवालों के अवशेषों को, द रिमेन्स ऑफ सेल्गी, एल्गी, एल्गी, शैवालों के पदार्थों को हम किस में शामिल करते हैं, पेलेजिक पदार्थ में शामिल करते हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं, ये मड फॉर्म में होते हैं, पंख के फॉर्म में होते हैं, कीचड़ के फॉर्म में होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ऊज कहा जाता है। ये याद रखना है। तो इन पेलेजिक डिपॉजिट्स वी स्टडी द डिपॉजिट्स ऑफ एल्गी which is in the form of mud and known as ooze, O-double-Z-E, O-O-Z-E, ooze। शैवालों के, एल्गी के अवशेषों को हम किस में शामिल करते हैं, जो मुख्य रूप से होता है पेलेजिक पदार्थ में, हम एल्गी से पदार्थ, एल्गी यानी कि शैवालों के निक्षेपों को सम्मिलित करते हैं। और ये किस रूप में होते हैं, ये पंख के रूप में होते हैं, ये मड के रूप में होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है, ऊज कहा जाता है।
और ये ऊज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, कैलिकेरियस ऊज और सिलिकेसियस ऊज, यानी कि चूना प्रधान ऊज और सिलिका प्रधान ऊज। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में देखते हैं। पहला, अब देखिए, तो पेलजिक पदार्थ में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो शैवाल से प्राप्त अवशेषों, शैवाल के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होते हैं? मड फॉर्म में होते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें ऊज कहा जाता है। अब ये ऊज जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ऊज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ऊज दो प्रकार के होते हैं। पहला, कैलकेरियस ऊज। ठीक है, चूना प्रधान ऊज। चूना प्रधान ऊज किसे कहेंगे? जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होगी। और दूसरा कौन सा है? सिलिसियस, सिलिका प्रधान। सिलिका जिसमें क्या होता है? जिसमें ज्यादा होता है, तो सिलिसियस ऊज सिलिका प्रधान ऊज। ठीक है, अब देखिए, कैलकेरियस ऊज में क्या होगा? वैसे ऊज जिसमें चूना का अंश ज्यादा होगा उसे हम क्या कहेंगे? तो कैलकेरियस, उसे हम चूना प्रधान ऊज कहेंगे। कैलकेरियस ऊज इज द ऊज विच कंटेन्स a large portion, which contain lime और कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट इन लार्जर फॉर्म। यानी कि चूना प्रधान ऊज किसे कहेंगे? वैसे ऊज जिसमें चूना की मात्रा, द ऊज विच कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइम, चूना जिसमें ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। कैलकेरियस ऊज इज ऑफ टू टाइप्स। कैलकेरियस जो ऊज होता है ये दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा आप लोग। एक होता है आपको टेरापोड, ठीक है, टेरापोड ऊज, और दूसरा होता है ग्लोबेजरीना। ठीक है, दूसरा कौन सा है? ग्लोबेजरीना। ग्लोबेजरीना, ठीक है, ग्लोबिग, ठीक है, ग्लोबिजरीना, GLOBIGENIRA। GLOBIGERINA, ग्लोबेजरीना। पहला कौन सा है? टेरापोड, और दूसरा है ग्लोबेजरीना। अब देखिए, टेरापोड ऊज में क्या होता है? टेरापोड जो ऊज होता है इसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूने की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये अधिक गहराई में नहीं पाए जाते। आपको 300 to 1000 फैदम तक ही मिलते हैं, 300 से 1000 फैदम तक की गहराई तक ही टेरापोड ऊज पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ कौन सा है? ग्लोबेजरीना ऊज जो है
ये आपको थोड़ी अधिक गहराई में मिल जाते हैं, लगभग आपको 2000 से 4000 मीटर की गहराई पर आपको ये मिल जाते हैं। इसमें चूना का अंश थोड़ा कम होता है और बेसिकली ये जो मिलेंगे ये महाद्वीपीय मग्न तट के पास ही मिलेंगे, मग्न तट से थोड़ा सा आगे महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल के आसपास मिलेंगे। क्योंकि चूने का मात्रा ज्यादा होती है, तुरंत घुल जाते हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? कैलिकेरियस ऊज, जिसमें आपको टेरापोड और ग्लेब्जुरिना इन दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, कैलिकेरियस प्रधान ऊज किसे कहते हैं? वैसे ऊज जिसमें चूना की मात्रा ज्यादा होती है, द ऊज विच कंटेन लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, दैट्स व्हाई सिंस कैल्शियम इज वेरी क्या है, easily dissolved in water, so these ooze are found mostly on the continental shelf and not at a very great depth but only up to 300 to 1000 fathom तक। उसी तरह ग्लोबेजरीना भी है 2000 से 40, इसमें चूंकि चूना का मात्रा कम होता है इसलिए ये थोड़ी अधिक गहराई पे मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं और याद रखिएगा चूंकि चूना जल्दी घुल जाता है इसलिए ये ज्यादा गहराई पे नहीं पाए जाते। अब आते हैं सिलिशियस ऊज, सिलिका प्रधान ऊज। चूंकि सिलिका है तो सिलिका जल्दी जल में घुलेगा नहीं, इसलिए क्या होता है ये अधिक गहराई में मिलते हैं। ठीक है, सभी सागरों में मिलता है ये जो ऊज है, ऐसा नहीं कि किसी सागर में कम मिलेगा, सभी सागरों में क्या है आपको इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। लेकिन उनका डेप्थ में क्या होता है, उनकी गहराई में देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि जिसमें चूना ज्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा। अब आते हैं किसमें, सिलिशियस ऊज में। इसमें सिलिशियस ऊज किसको कहेंगे, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, द ऊज विच कंटेन सिलिका इन लार्जर क्वांटिटी। इसमें भी दो होते हैं, पहला रेडुलेरिया, क्या कहते हैं, रेडुलेरियन ऊज, रेडुलेरिया से बनता है, रेडियोलेरियन ऊज। ठीक है, और दूसरा है डाइटम। दूसरा कौन सा है, डाइटम ऊज। और चूंकि दोनों में चूने का अंश कम होता है इसलिए ये अधिक गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है ना, both रेडुलेरिया ऊज एंड डाइटम ऊज कंटेन वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइम और कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट etc, and because of that these ooze are found at a great depth, सभी सागरों में मिलेंगे। ठीक है ना, ये जो है 2000 से 5000 मीटर की गहराई पर मिलेंगे आपको, उसी तरह इनका भी यही हाल है। ठीक है, तो ये ऊज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं किसमें, इनऑर्गेनिक मैटर्स में। तो देखिए बहुत सारे इनऑर्गेनिक मैटर्स मिलते हैं किसमें, ओशन में। बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिलता है आपको, क्ले मिलता है। क्या मिलता है, रेड क्ले। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा इसमें, रेड क्ले। तो अब हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, इनऑर्गेनिक मैटर। मैटर और डिपॉजिट्स। अकार्बनिक पदार्थ।
ठीक है, देखिए ओशन वाटर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे अकार्बनिक पदार्थ मिल जाए, जैसे आपको आयरन हो गया, डोलामाइट हो गया, मैग्नीज हो गया, ठीक है, सिलिका, फॉस्फेट, ठीक है, ये सब क्या है, सिलिका हो गया, फॉस्फेट हो गया, ये सब ऑर्गेनिक अकार्बनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स है। और आपको मालूम ही है कि ओशन जो है, ओशन बेड इज क्या है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, स्टोर हाउस है, बहुत सारे ऐसे क्या है मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसको ब्लू रिसोर्स कहा जाता है। एंड एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स, every countries of this world are moving towards the ocean for extraction of resources. अभी तक हम इसका इस्तेमाल ओशन का क्या इस्तेमाल करते थे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ समय बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां से पेट्रोलियम वगैरह निकालना शुरू किया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इससे बिजली बनाना शुरू की, ओटेक एनर्जी निकालना शुरू किया, या फिर टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, लाइक दैट। बट नाउ वी ऑल नो ocean bed is filled with a large number of resources and especially organic matters. हमको उससे मछलियां मिलती है, नमक मिलता है, different type of plants we eat, we all found that. But apart from that, this ocean bed is also very rich in minerals or in organic substance, and because of that every country of this world are moving to use or to extract the resource of ocean, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। और सभी कंट्री अपना अपना क्या कर दे रहे हैं, प्लानिंग, दे आर मेकिंग प्लान पॉलिसीज टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेस, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, रेड क्ले, लाल मृतिका, पंख के रूप में होते हैं, कीचड़ के रूप में होते हैं, स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द ओशन बेड, ठीक है, बहुत बड़े भाग में क्या होता है, फैला रहता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, महासागरीय निक्षेप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, all those deposits on the floor of ocean which is in the form of, किस फॉर्म में, अनकॉन्सोलिडेटेड फॉर्म, अर्थात महासागरीय निक्षेप के अंतर्गत उन अवसादों का अध्ययन किया जाता है जो असंगठित रूप में होते हैं और कहां पाए जाते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ ओशन, जो महासागर के तली में पाए जाते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये कभी भी संगठित फॉर्म में नहीं होंगे, अर्थात रॉक के फॉर्म में नहीं, हम उनका अध्ययन नहीं करते, सिर्फ उन्हीं का अध्ययन करते हैं जो किस फॉर्म में होता है, असंगठित फॉर्म में होता है। और इसके कौन कौन से, इसके जब क्लासिफिकेशन किया तो क्या क्या मिला हमको, टेरिजेनियस डिपॉजिट्स, अर्थात स्थलीय निक्षेप। स्थलीय निक्षेप किसको कहते हैं, वह निक्षेप जिसका सूत्र क्या है, कॉन्टिनेंट्स है। स्थलीय या भूमि निक्षेप, उस निक्षेप को कहते हैं जो भूमि से प्राप्त होता है, लैंड से प्राप्त होता है, जैसे इसमें बजरी, रेत, पंख, ये सब कहा। दूसरा वॉल्केनिक निक्षेप, deposits, the matters which we get from, which originates from the volcanic, which comes from volcanic eruptions, also deposited on the bed of ocean, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ashes हो गया, different particles which comes out from the volcan during volcanic eruption।
आफ्टर दैट तीसरा कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? बायोजेनिक डिपॉजिट्स. बायोजेनिक डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ मैराइन ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स जो थे, बायोजेनिक जो निक्षेप थे, डिपॉजिट्स थे, उसका सूत्र क्या था? ओशन वॉज इटसेल्फ द सोर्स ऑफ दैट डिपॉजिट्स. कितने पार्ट्स में उसका अध्ययन किया था हम लोगों ने? 2 पार्ट्स में, नेरेटिक एंड पेलेजिक. नेरेटिक इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, डेड रिमेन्स ऑफ ओशनिक ऑर्गेनिज्म. और वो कहां डिपॉजिट्स होते थे? ओनली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. And second, what we have discussed, pelagic deposits. Pelagic deposits are deposits in a deep ocean, जो गहराई में मिलता था. और इसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? Under pelagic deposits, we considered only the deposits which is generates from algae. जो कहां से उत्पन्न होता है, कहां से प्राप्त होता है? एल्गी से प्राप्त होता है. एंड किस फॉर्म में होते हैं? एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ मड विच इज टर्म्ड एज ऊज. एंड ऊज इज ऑफ 2 टाइप्स. ऊज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइम, कैल्शियम, चूना कितना है, तो उस आधार पर किया. तो एक क्या आ गया? कैलकेरियस ऊज, जिसमें चूना की मात्रा ज्यादा है. उसमें क्या पढ़ा? टेरापोड एंड ग्लोबेजरीना. और चूना अंश ज्यादा है, इसलिए क्या है? दे आर फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इन शैलो वाटर. सभी महासागरों में मिलेगा. और उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था? पेलेजिक डिपॉजिट्स में दूसरा पढ़ा था सिलिसियस, सिलिका, जिसमें ज्यादा होती है. उसके अंतर्गत क्या पढ़ा था? रेडुलेरिया एंड डाइटम. और ये दोनों क्या है? क्योंकि इसमें कैल्शियम चूना कम मिलता है, इसलिए दे आर फाउंड एट अ वेरी ग्रेट डेप्थ, बहुत गहराई में मिलते हैं. ठीक है, सिलिका ज्यादा होती है. और उसके बाद चौथा क्या पढ़ा था? इनऑर्गेनिक मैटर्स, जो समुद्र में अपने आप बनते रहते हैं. आयरन हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया. ठीक है. इनऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो इनऑर्गेनिक मैटर रेड क्ले इज द मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मिलता है. ठीक है. तो ये हम लोगों ने निक्षेप के बारे में पढ़ा. और इसके साथ ही क्या होता है? हम लोग का ओशनोग्राफी का पूरा टॉपिक खत्म होता है. सबसे पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? तो महासागरीय नितल का उचावच, द ओशन, द रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन फ्लोर. ओशन फ्लोर्स में कौन कौन से उचावच होते हैं, उनके बारे में पढ़ा. देन वी हैव डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर. ओशनिक वाटर का मूवमेंट, एक मूवमेंट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था? तो ओशन करेंट्स, ड्रिफ्ट एंड स्ट्रीम्स, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ ओशनिक वाटर थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसके बारे में पढ़ा था. देन वी हैव डिस्कस अबाउट टाइड्स. टाइड्स इज व्हाट? द ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर एसोसिएटेड विथ, किससे एसोसिएटेड था? द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन, मेनली ऑफ मून एंड पार्शली बाय ऑफ सन. और सन का कितना है? पावर 5/11 पार्ट ऑफ मून अट्रैक्शन फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स जिसको भी हम कह सकते हैं. ठीक है. राइज एंड फॉल, अल्टरनेट राइज एंड फॉल. और तीसरा क्या था? रोटेशन ऑफ अर्थ. तो ये तीनों कारणों से. उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेंसिटी पढ़ा, सॉरी सैलिनिटी पढ़ा इसमें. ठीक है. और लास्ट टॉपिक हम लोगों ने क्या? उसके पहले हम लोगों ने, आप जब इंडिया का आप देखेंगे तो उसमें हमने
कोरल रीफ के बारे में बता दिया है वहां, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।